जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या होती है इसके बारे में समझेंगे और थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये संसदीय प्रणाली से कैसे अलग है। इसकी हम विशेषताएं देखते हैं साथियों। इस वीडियो में मैंने कुछ विशेषताएं लिख रखी हैं, उनको साथ के साथ उनका कंपैरिजन हम संसदीय प्रणाली से करते चलेंगे। ठीक है, इसकी पहली विशेषता है साथियों अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कि राज्य व सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना साथियों, संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ये अंतर खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और वो आपका राष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, दूसरी तरीके से इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं अध्यक्षीय प्रणाली में वो पूरी की पूरी राष्ट्रपति को ही दे रखी है और वो ही उनको एक्सरसाइज करता है, वो ही उनका इस्तेमाल करता है। संसदीय प्रणाली में जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो निहित तो राष्ट्रपति में है, लेकिन उनका इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। एक डिफरेंस ये हुआ और अध्यक्षीय की एक विशेषता ये हुई साथियों। इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं तेजी से। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है और ज़्यादातर केसेस में ये निश्चित कार्यकाल होता है, ये फिक्स्ड कार्यकाल होता है। यहाँ अध्यक्षीय संसदीय प्रणाली की तरह ऐसा नहीं होता है कि 5 साल से पहले ही सरकारें गिर जाएं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को अमेरिका में या अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है वो बहुत जटिल है और कांग्रेस वहां पर केवल असंवैधानिक कार्यों के लिए ही राष्ट्रपति को हटा सकती है और ये लगभग असंभव है और बहुत जटिल होता है। इसीलिए एक विशेषता ये निकल के आती है कि जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वहां पर राष्ट्रपति का या मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो लगभग फिक्स होता है और वो 4 वर्ष के लिए होता है। हम ऐसा बहुत कम देखेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कि 4 वर्ष से पहले ही कोई वहां पर सरकार गिर गई या राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया गया। ठीक है साथियों, और संसदीय प्रणाली में हमने एक लंबा दौर देखा है भारत में जहां सरकारें 5 वर्ष से पहले ही गिर गई हैं या 5 वर्ष के कार्यकाल में ही 2 या 3 सरकारें हमें देखने को मिली। एक पूरा इरा रहा है गठबंधन सरकारों का हमारे देश में। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति और सचिव अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ध्यान रखना साथियों, जो अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में जो मुख्य अंतर है, या हम किसी शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अध्यक्षीय कहेंगे और किसे हम संसदीय कहेंगे, वो इसी बात पर तय हो रहा है, इसी आधार पर तय हो रहा है कि अगर वहां पर कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, तब तो वो संसदीय प्रणाली होगी और अगर उत्तरदायी नहीं है तो वो अध्यक्षीय प्रणाली होगी। इसका मतलब समझिए साथियों, एकदम संसदीय प्रणाली से आप इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और सचिव अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जबकि संसदीय प्रणाली में पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर भी जिम्मेदार होती है लोकसभा के लिए और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा कोई उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं करना होता है। एक और चीज यहाँ पे समझिए साथियों, ये जो सचिव होते हैं या ये जो राष्ट्रपति होते हैं अध्यक्षीय प्रणाली में, ये वहां की कांग्रेस या वहां की विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वहां की विधायिका में नहीं बैठता है, ना सचिव। मैंने आपको संसदीय वाले वीडियो में बताया था कि अगर राष्ट्रपति किसी विधायिका के सदस्य को सचिव बनाना चाह रहा है, मंत्री बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे अपनी विधायिका से त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसे मंत्री या सचिव बना पाएगा। ठीक है साथियों, अगला, यानी कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे ही जो निचला सदन है अमेरिका में उसे हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि ये उसे विघटित करे। ठीक है, हमारे यहाँ समझिए संसदीय प्रणाली में ये होता था कि अगर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कह दिया कि आप सदन को विघटित करिए, और राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास है कि हाँ ये प्रधानमंत्री, इसके पास क्लियर मेजॉरिटी है, तो राष्ट्रपति को सदन को, लोकसभा को विघटित करना ही करना है और नए इलेक्शन का अनाउंस करना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है साथियों, अगली एक और विशेषता देखते हैं। ये जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है साथियों, ये शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का ये आधार है। मैं आपको इसको समझाता हूं। शक्तियों का विभाजन, सरकार के 3 अंग होते हैं साथियों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो शक्तियों के विभाजन में इनको कुछ अपने सब्जेक्ट दे रखे हैं और उनको शक्तियां दे रखी हैं। कार्यपालिका को शक्तियां दे रखी हैं, न्यायपालिका को शक्तियां दे रखी हैं। ये एक दूसरे से एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर कार्य करते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते हैं एक दूसरे के कार्य में। शक्तियां और उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो क्लियरली संविधान में लिखे हुए हैं कि आपको यही कार्य करना है। इंटरडिपेंडेंसी नहीं है ज़्यादा, बहुत कम केसेस में इंटरडिपेंडेंसी विधायिका कार्यपालिका या न्यायपालिका कार्यपालिका में देखने को मिलती है साथियों। ये शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, जिसका जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का आधार है। शक्तियों के विभाजन का मतलब है जो तीनों जो अंग हैं, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, स्वतंत्र इकाई के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, और इनके लिए अलग अलग इनके लिए प्रोविजंस संविधान के माध्यम से तय होंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझिए कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली का आधार शक्तियों का विभाजन है, जबकि संसदीय प्रणाली जो, और खास तौर पर भारतीय संसदीय प्रणाली, इसका आधार है चेक एंड बैलेंस। ये शक्तियों के संतुलन और समन्वय पर, इस शब्द को याद रखिएगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। शक्ति के संतुलन एवं समन्वय, ये संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली दोनों शब्द ध्यान रखिए, चेक एंड बैलेंस हैं। यहाँ जो विधायी, जो कार्य, सरकार के जो 3 अंग हैं, वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उनके कुछ कार्यों में, नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में साथियों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और कुछ बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का अलग इलेक्शन होता है। ठीक है, सांसदों का अलग चुनाव होता है और राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है। ठीक है, 50% से अधिक जिसको वोट मिल जाते हैं व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो 2 या 3 कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं, उनमें से जिसे 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उसे वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता है अमेरिका में। इसी के पहले सांसदों के चुनाव होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति वहाँ की विधायिका का सदस्य नहीं होता है, ना ही कोई सचिव वहाँ की विधायिका का सदस्य होता है। राष्ट्रपति और सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति या वहाँ की जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है संसदीय प्रणाली में और अध्यक्षीय प्रणाली में। ठीक है, टेन्योर फिक्स होता है, इसीलिए अमेरिका में या जहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहाँ पर आपने अस्थायी सरकारें नहीं देखी होंगी। ठीक है, वहाँ जो राष्ट्रपति बनता है, वहाँ की सरकार कमोवेश ज़्यादातर केसेस में 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल करती है और उसके बाद नई सरकार चुनती है या नई सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करती है जनता। हमारे देश में ऐसा नहीं है, संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। संसदीय प्रणाली में हमें मध्यावधि चुनाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में या संसदीय प्रणाली में बहुमत की बाध्यता का नियम है। जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, बहुमत खत्म, सरकार गिर गई। ठीक है साथियों, यहाँ ये डिफरेंस नहीं होता है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम व्यक्ति होता है, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटा सा आपको पसंद आएगा अध्यक्षीय प्रणाली के संबंध में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।